बच्चों में AK ओझा आप सभी का आज के इस फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बीमा निकालने का तरीका सीखा था। आज की क्लास में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के यूजेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बीमा विधि के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से हम लोग बीमीय समीकरणों का प्रयोग मुख्यतः 4 कार्यों के लिए करते हैं। बीमा विधि का प्रयोग मुख्य रूप से 4 कार्यों के लिए करते हैं। बारी बारी से हम एक एक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप लोग आसानी से उसको समझ सकें। पहला उपयोग है मात्रक ज्ञात करने में। यदि हमें किसी भौतिक राशि का मात्रक मालूम नहीं है लेकिन उस भौतिक राशि का बीमीय समीकरण पता है, डायमेंशनल इक्वेशन मालूम है, तो उस डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक मापन की किसी भी पद्धति या प्रत्येक पद्धति में, हर एक सिस्टम में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले यूज से स्टार्ट करें। नंबर 1, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए बीमा विधि का उपयोग करके हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक मापन की किसी भी पद्धति में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल बीमीय समीकरण पता होना चाहिए और उस बीमीय समीकरण में हर एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि के ऊपर जो पावर्स होते हैं, उस पावर का प्रयोग करके हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक मापन की किसी भी पद्धति में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। कांच का मात्रक ज्ञात करना। वर्क डन का यूनिट हमें सपोज करें मालूम नहीं है कि सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है, एफपीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में वर्क डन का यूनिट क्या होता है, कांच का मात्रक क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में कांच का मात्रक क्या होता है, तो हम बीमा विधि का प्रयोग करके आसानी से किसी भी विधि में, किसी भी मापन की पद्धति में आसानी से उसका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे देखें, हम जानते हैं कि कार्य का बीमीय सूत्र W इज इक्वल टू mL2T-2 होता है। ये हमें पता है कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू होता है mL2T-2, जहां m मास, L लेंथ और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें सपोज करें सीजीएस पद्धति में कांच का मात्रक ज्ञात करना है। सीजीएस पद्धति में हमें पता है कि द्रव्यमान को कौन से यूनिट से मापा जाता है, कौन से मात्रक का उपयोग किया जाता है द्रव्यमान को मापने के लिए। तो कोई बता सकता है आसानी से कि द्रव्यमान को मापने के लिए सीजीएस पद्धति में ग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जहां मास लिखा हुआ है W तो यहाँ लिखेंगे, m जहां लिखा है वहां क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। L फॉर लेंथ को मेजर करने के लिए सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है।
तो जहां एल लिखा है वहां सेंटीमीटर लिख देंगे। एल का जो पावर होगा वो सेंटीमीटर का पावर हो जाएगा। टी फॉर टाइम होता है, समय को हम लोग सीजीएस सिस्टम में सेकंड से मेजर करते हैं, इसलिए जहां टी लिखा है वहां सेकंड लिखेंगे और टी का जो पावर है वो सेकंड का पावर हो जाएगा। हो गया सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट। वर्क का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर माइनस है इसलिए ये अपॉन में आएगा, अपॉन सेकंड स्क्वायर मीन्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन इन सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अगर किसी ने पूछा कि एफपीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक क्या होगा, सिर्फ वही काम करना है, W इज इक्वल। अब एफपीएस सिस्टम में हमें पता है कि लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, इसलिए जहां मास लिखा है एम के जगह पर, एम फॉर मास होता है, मास की जगह एफपीएस सिस्टम में मास को पाउंड से मापा जाता है, इसलिए यहां पाउंड लिखेंगे। उसके बाद L2 लिखा हुआ है, L की जगह L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट एफपीएस सिस्टम में फीट होता है, इसलिए यहाँ F के जगह L के जगह फीट लिखेंगे। L का पावर 2 है इसलिए फीट का पावर 2 हो जाएगा। पावर T का माइनस में है इसलिए अपॉन लिख दें, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है इसलिए सेकंड स्क्वायर मीन्स द यूनिट ऑफ वर्क डन इन एफपीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज पॉइंट फीट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपसे एमकेएस पद्धति में कांच का मात्रक पूछा जाए तो आपको पता है W इज इक्वल टू एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, इसलिए जहां मास मेजर करना होगा वहां किलोग्राम का यूज करेंगे, जहां लेंथ मेजर करना होगा वहां मीटर का यूज करेंगे, जहां टाइम मेजर करना होगा वहां सेकंड का यूज करेंगे। एम फॉर मास, मास के लिए किलोग्राम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे केजी। मास का पावर, एम का पावर 1 है इसलिए केजी का पावर 1 होगा। एम के बाद लिखा है एल, एल फॉर लेंथ, लेंथ को एमकेएस सिस्टम में मीटर से मेजर किया जाता है, तो एल के स्थान पर हम लोग मीटर यूज करेंगे। चूंकि एल का पावर 2 है इसलिए मीटर का पावर 2 हो जाएगा। टी इनवर्स 2, टी फॉर सेकंड, सेकंड के लिए एस लिखेंगे और पावर माइनस में है इसलिए ये अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। इस तरह से हम लोग बीमा, अगर पता हो किसी भी भौतिक राशि का बीमीय समीकरण मालूम हो तो उस बीमीय समीकरण में जो जो मूल भौतिक राशियां उपलब्ध होती हैं, उपस्थित होती हैं, उन मूल भौतिक राशियों के पावर्स को देख करके हम लोग आसानी से यूनिट किसी भी पद्धति में उस भौतिक राशि का निकाल सकते हैं। अब एक और सिस्टम था एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? जब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था तो उस समय ये बताया गया था कि SI system of measurement is mainly depends upon MKS system of measurement। मापन की SI विधि, मापन की अंतरराष्ट्रीय विधि मुख्य रूप से मापन की MKS विधि पर ही आधारित होती है। उसमें कुछ सुधार किया गया MKS पद्धति में। सुधारों में एक ये सुधार है कि जिस भौतिक राशि के मात्रक बहुत लंबे हो जाते हैं उनके लिए छोटे छोटे नाम दिए गए वैज्ञानिकों के नाम पर। उसी तरह से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को एसआई पद्धति में जूल कहा जाता है और 1 जूल की वैल्यू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए ये हो जाएगा W इज 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1
जूल। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ एसआई सिस्टम में जब यूनिट लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि मापन की एसआई विधि मुख्य रूप से मापन की एमकेएस पद्धति पर आधारित होती है, जिसमें कार्य का एक मात्रक को जूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः W = 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर = 1 जूल। मतलब संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यूनिट के लिखने का तरीका केवल चेंज हो जाएगा। अब आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में इतना लंबा नहीं लिखना है, केवल जूल लिख दें आपका काम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा किसी भौतिक राशि का विमीय समीकरण की सहायता से मापन की किसी भी पद्धति में आसानी से मात्रक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सीजीएस सिस्टम में प्राप्त करना हो या एफपीएस सिस्टम में प्राप्त करना हो या एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में मात्रक निकालना हो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू चेंज द अमाउंट ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी फ्रॉम एनी वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर। कभी कभी क्या होता है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को मापन की किसी एक विधि से दूसरी विधि में परिवर्तित करने के लिए बीमा विधि का उपयोग हम लोग किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को मापन की किसी एक विधि से दूसरे विधि में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, छोटा सा एक ब्रह्मास्त्र तैयार करते हैं अपने लिए, जिसका अनुसंधान करके हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को मापन की किसी भी एक विधि से दूसरी विधि में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम दिया गया है कि 4.2 जूल वर्क की वैल्यू सीजीएस या एमकेएस या एफपीएस पद्धति में क्या हो। अब 4.2 जूल वर्क का मान सपोज करें सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में प्राप्त करना हो आपको, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन छोटा सा करते हैं, एक इक्वेशन तैयार करते हैं अपने लिए, और उसके बाद उसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को मेजरमेंट के किसी अदर सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे। एक छोटी सी कहानी, एक छोटा लड़का था, जब वो स्कूल जाने लगा तो उसकी माताजी ने कहा कि बेटा चीनी घर में खत्म हो गई है, जब स्कूल से वापस आना तो आधा किलोग्राम चीनी ले आना। क्या लेके आना? आधा किलोग्राम चीनी। छुट्टी के बाद जब वो लड़का वापस आने लगा, दुकान पर गया, दुकानदार से उसने कहा कि भैया आधा केजी चीनी दे देना। उसकी माँ ने उसको समझाया था कि जब कोई सामान दुकान पे खरीदना चाहिए तो तराजू के ऊपर, तुला के ऊपर, बैलेंस के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दुकानदार अक्सर पैसा ज्यादा सामान का लेकर के कम सामान दे देते हैं, मीन्स ठग लेते हैं। लड़के का ध्यान बिल्कुल तराजू के ऊपर था,
दुकानदार ने तराजू के एक पलड़े पर 500 ग्राम का एक बाट रखा और दूसरे पर चीनी रख करके तौलने लगा। लड़के ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, मैंने तो तुमसे आधा किलोग्राम चीनी मांगा था, तुम 500 ग्राम क्यों दे रहे हो, मुझे आधा केजी चीनी चाहिए। दुकानदार ने उसे समझाया, बेटा ये चीनी ले जाओ, आधा किलो ही है, चिंता ना करो। लड़ गया दुकानदार से लड़का भाई, उसको तो बताया गया था आधा केजी चीनी लाना है और वो देख रहा है कि बाट आधा केजी का रखा नहीं है, 500 ग्राम का बाट रखा है, तो कैसे लेकर के आएगा। शोर हुआ, 4-5 लोग इकट्ठे हुए और सबने मिल करके लड़के को समझाया कि बेटा एक काम करो, ये जितना चीनी तुम्हें दे रहे हैं 500 ग्राम, इसको लेकर के जाओ। अगर तुम्हारी मम्मी ये बता देंगी कि ये आधा केजी चीनी नहीं है तो ये दुकानदार तुमसे चीनी वापस लेकर के तुम्हारा पैसा लौटा दे। किसी तरह से लड़का माना, चीनी लेकर के घर गया तो उसकी मम्मी कोई काम कर रही थी, किसी काम में लगी हुई थी, घरेलू महिला थी, हाउसवाइफ थी। लड़का दरवाजे के अंदर जा करके बोला, माँ मैं ये चीनी लेकर के आया हूँ, कहाँ रखूँ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा जा करके किचन में रखो। किचन में रखा जाता है तो देखता है कि एक पॉलीथीन में चीनी रखा हुआ है। उसने जोर से पूछा, ये चीनी कहाँ से आया। उसकी माँ ने कहा कि पड़ोसी के लड़के से मैंने मंगवाया था आधा केजी चीनी, तुम्हारे मामा आए थे चाय बनाने के लिए, उन्होंने चाय पी भी नहीं, पूरा का पूरा चीनी रखा हुआ, जल्दीबाजी में थे, चले गए। अब लड़के ने सोचा कि पड़ोसी के लड़के से मम्मी मंगाई थी आधा केजी चीनी, मुझसे भी आधा केजी मंगाया था, लेकिन दुकानदार ने मुझे दे दिया 500 ग्राम चीनी। अब एक जो पड़ोसी का लड़का आधा केजी चीनी लेकर के आया था, उसको एक हाथ में रखा, खुद वो जो 500 ग्राम चीनी लेकर के आया था उसको एक हाथ में रखा और दोनों का अंदाजा लगाया वजन का, तो उसे लगा कि ये तो आधा केजी चीनी जितना होता है उतना ही 500 ग्राम चीनी भी है। तब उसके दिमाग में ये बात आई कि हो न हो ये आधा केजी 500 ग्राम के बराबर ही होता है। अब ये आधा केजी मीन्स 1/2 और 500 ग्राम क्या है भाई, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, संख्यात्मक मान है द्रव्यमान के दो पद्धतियों में। आधा केजी चीनी MKS पद्धति में मापी गई है और 500 ग्राम चीनी CGS पद्धति में मापी गई है। MKS पद्धति में चीनी का संख्यात्मक मान ये हो गया N1 और MKS पद्धति में चीनी का मात्रक हो गया U1। जिस पद्धति में किसी भौतिक राशि का परिमाण दिया गया हो, मालूम हो, उसको फर्स्ट मीडियम कहा जाता है। तो MKS से CGS में अगर चेंज करना हो तो MKS पद्धति पहली पद्धति कहलाएगी, इसलिए MKS पद्धति में जो संख्यात्मक मान होगा उसको N1 लिखेंगे, जो MKS पद्धति में मात्रक होगा उसको U1 लिखेंगे। उसी तरह से CGS सिस्टम में यहाँ चेंज किया गया, तो ये 500 जो है ये CGS पद्धति में संख्यात्मक मान है, इसलिए इसको हम लोग N2 लिखेंगे और ग्राम जो है वो CGS सिस्टम का मात्रक है, इसलिए इसको हम लोग U2 लिखेंगे। और इतना सब कुछ किचन के अंदर और दुकानदार और बाकी लोगों से बातचीत होने के बाद लड़के को ये बात समझ में आई कि 1/2 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम मीन्स 1/2 kg का मतलब N1U1 इज इक्वल टू 500 ग्राम में 500 N2 और ग्राम U2 है, तो इसको लिख सकते हैं N2U2। लड़के को क्या समझ में आया कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अगर मापन की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे यहाँ MKS से CGS में चेंज कर दिया गया, तो उसका संख्यात्मक मान बदल जाता है, 1/2 500 हो गया, उसका यूनिट भी बदल जाता है, उसका मात्रक भी बदल जाता है। जैसे किलोग्राम ग्राम बन गया, लेकिन परिमाण हमेशा बराबर रहता है, परिमाण में कोई परिवर्तन
नहीं होता। जैसे 1/2 किलोग्राम परिमाण जो है वो 500 ग्राम परिमाण के बराबर होता है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। नोट करना हो तो नोट कर लें आप लोग कि यदि किसी भौतिक राशि के परिमाण को मापन की किसी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया जाए, यदि किसी भौतिक राशि के परिमाण को मापन की किसी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया जाए तो उसके संख्यात्मक मान एवं मात्रक दोनों बदल जाते हैं, किंतु भौतिक राशि का परिमाण अमाउंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। अब ये मात्रक जो है ये मात्रक लंबाई का भी हो सकता है, द्रव्यमान का भी हो सकता है, समय का भी हो सकता है। लंबाई का होगा तो इसकी बीमा L लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक होगा तो इसकी बीमा M लिखेंगे, और समय का ये मात्रक होगा तो उसकी बीमा क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। तो यदि U = mLT लिख दिया जाए, क्योंकि ये U मात्रक जो है ये द्रव्यमान, लंबाई, समय किसी भी तरह का हो सकता है, तो U = mLT होगा तो U1 क्या हो जाएगा, M1 L1 T1, और U2 क्या हो जाएगा, M2 L2 T2। बात समझ में आ रही होगी। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और यहां लिखेंगे यदि U = mLT हो, मतलब U को हम लोग mLT के टर्म में अगर लिखें जिसमें हम लोग बीमा को प्रदर्शित करते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, N1 इंटू, अब U mLT है तो U1 क्या हो जाएगा, M1 L1 T1 = N2 इंटू U2 क्या हो जाएगा, M2 L2 T2। अब देखिए, अब अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो क्या पूछेगा, जैसे एनसीईआरटी की आपकी प्रॉब्लम है कि 4.2 जूल वर्क की वैल्यू सीजीएस पद्धति में क्या होगी। अब 4.2 जूल मतलब एसआई पद्धति में मान दिया गया है और सीजीएस पद्धति में मान निकालना है। कार्य का मान एसआई पद्धति में दिया गया है। अब हमें पता है कि जिस पद्धति में मान दिया गया हो उसको फर्स्ट पद्धति कहते हैं, फर्स्ट सिस्टम कहा जाता है, और जिसमें वैल्यू निकालनी हो उसको क्या कहते हैं, सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। और पहले सिस्टम में जो ये संख्यात्मक मान है 4.2, इसको N1 कहेंगे, और मात्रक जो जूल है इसको क्या कहेंगे, U1 कहेंगे। दूसरी पद्धति में सीजीएस पद्धति में संख्यात्मक मान N2 क्या होगा ये तो मालूम है नहीं हमें, लेकिन मात्रक पता है। कैसे पता है भाई, तो हम जानते हैं कि कार्य का बीमा ML2T-2 होता है। अब बीमा जब कार्य की ML2T-2 होगी तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, सीजीएस मीन्स जिस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है, मापन की उस विधि को मापन की सीजीएस पद्धति कहते हैं। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच वी यूज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड to measure the amount of length, mass and time respectively is known as CGS system of measurement. So, द्रव्यमान की जगह क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। मास का पावर 1 है तो ग्राम का पावर 1 हो जाएगा। L फॉर लेंथ, लेंथ क्यों लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। L का पावर 2 है तो सेंटीमीटर का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टाइम को सेकंड से मेजर किया जाता है तो सेकंड लिख देंगे, इसका पावर -2 है तो अपॉन में पावर
2 हो जाएगा। तो ये जो सीजीएस सिस्टम में मात्रक है इसको क्या कहते हैं हम लोग, U2 कहते हैं। तो U2 तो हमें पता है, मालूम क्या नहीं है, N2 मालूम नहीं है। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इस N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे पहले एक और था, M1 L1 T1 M2 L2 T2 जो है इनके कुछ ना कुछ पावर्स तो जरूर होंगे, क्योंकि बीमा तो पावर को ही कहा जाता है। ये तो MLT क्या है, बेस है जिसके ऊपर पावर रखा जाता है, घात लगाया जाता है। तो इसका कुछ ना कुछ पावर होगा। अब हम लोग फार्मूला बना रहे हैं जो किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए लागू हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 3 -3 4 -4 पावर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ क्या मान लें कि इक्वेशन नंबर सेकेंड, यदि n l एवं t के घात क्रमशः a b एवं c हो, तो अगर m का घात a हो, l का घात b हो और t का घात c हो, तो m1 का और m2 का घात क्या हो जाएगा, l1 और l2 का घात पावर क्या हो जाएगा, b, और t1 और t2 का पावर क्या हो जाएगा, c। तो इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं n1 इंटू m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b, t1 टू दी पावर c इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n2 इंटू m2 टू दी पावर a, l2 टू दी पावर b, t2 टू दी पावर c। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, बीजगणित। अब यहां से इस n2 की वैल्यू हमें निकालनी है। n2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो जैसे है वैसे लिख देंगे, n1 इंटू m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b, t1 टू दी पावर c अपॉन, इसको लेके आएंगे अपॉन में, तो ये हो जाएगा m2 टू दी पावर a, l2 टू दी पावर b, t2 टू दी पावर c। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा, गणित वाले सर जी ने आपको पढ़ाया होगा कि यदि x का पावर a हो अपॉन y का पावर भी a हो, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y होल टू दी पावर a, ऐसा लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से जब यहाँ m1 और m2 दोनों का पावर a है, तो क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 होल टू दी पावर a, l1 और l2 दोनों का पावर b है, तो हम लिख सकते हैं l1 अपॉन l2 होल टू दी पावर b और t1 अपॉन t2 होल टू दी पावर c। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 होल टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 होल टू दी पावर b एंड t1 अपॉन t2 होल टू दी पावर c। ये तैयार हो गया आपका इक्वेशन ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इसको इसलिए हम कह रहे हैं कि इसी का प्रयोग करके हम किसी भी दी गई भौतिक राशि के परिमाण को मापन की किसी भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें और इस इक्वेशन को यहां रहने देते हैं। जैसे एनसीईआरटी के आपके बुक में जो प्रॉब्लम है उसी को लेकर के चले। सवाल है 4.2 जूल कार्य का मान सीजीएस पद्धति में
क्या होगा? 4.2 जूल कार्य का मान सीजीएस पद्धति में क्या होगा? यहाँ सीजीएस के जगह पर एफपीएस भी रह सकता था, एमकेएस भी रह सकता था, जूल आपका एसआई पद्धति तो है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो जो वैल्यू हमें पता है इस प्रॉब्लम में उसको पहले हम नोट कर लेंगे। तो क्या क्या मालूम है भाई? 4.2 जूल में 4.2 क्या है? N1 है। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव क्या? तो N1 इज इक्वल टू 4.2 और U1 इज इक्वल टू जूल क्या है? U1 है। U1 इज इक्वल टू जूल और जूल एसआई सिस्टम में वर्क डन का यूनिट है और एसआई सिस्टम मुख्य रूप से मापन की एमकेएस विधि पर आधारित होती है। तो एमकेएस में जो उसका यूनिट होता है वो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि एमकेएस और एसआई में न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 1 जूल की वैल्यू एमकेएस में निकालें तो कितनी हो जाएगी? आपको पता है कि एमकेएस में वर्क डन का डायमेंशन होता है mL2T-2। एमकेएस में इसकी वैल्यू निकालनी, इसका यूनिट निकालना है, क्या हो जाएगा? M फॉर केजी। एम के लिए एमकेएस में क्या लिख देंगे? मास के लिए केजी, क्योंकि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है। एल फॉर लेंथ, लंबाई। अब एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से मापते हैं, इसलिए एल फॉर क्या हो जाएगा? मीटर। एल का पावर 2 है तो मीटर का पावर 2 हो जाएगा। और टी फॉर सेकंड, क्योंकि एमकेएस में समय को सेकंड से मापा जाता है, इसका पावर 2 है, इसलिए अपॉन पावर हो जाएगा 2। तो 1 जूल को क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें यह भी पता है कि कौन से सिस्टम में निकालना है, तो सीजीएस पद्धति में निकालना है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? वेरी सिस्टम बहुत ही सरल है ये। तो सीजीएस में ये तो आपने निकाल दिया एमकेएस में। अगर सीजीएस में निकालना हो तो किलोग्राम, एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक होता है, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। तो जहां किलोग्राम लिखा है वहां लिख देंगे ग्राम। एमकेएस में लंबाई को मीटर से मापते हैं, सीजीएस में लंबाई को किससे मापते हैं? सेंटीमीटर से। तो जहां इसमें मीटर स्क्वायर है वहां सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन और एमकेएस और सीजीएस दोनों सिस्टम्स में समय को सेकंड से मापा जाता है, इसलिए अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका? U2। तो हमें U2 भी पता है, U2 इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मालूम क्या नहीं है? तो N2 मालूम नहीं है। N2 इज इक्वल टू व्हाट? N2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि N1 U1 इज इक्वल टू क्या होता है? N2 U2। इसमें N1 मालूम है, U1 मालूम है, U2 मालूम है, N2 मालूम नहीं है। N2 अगर निकल जाए तो ये पता चल जाएगा कि 4.2 जूल वर्क की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या है। अब क्या करेंगे हम? तो अब सीधा ही ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे और यहां लिखेंगे वीमा विधि के समीकरण से क्या होगा? वीमा विधि का समीकरण तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B एंड T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। अब इसको हटा दें, इसकी जरूरत तो अब है नहीं, याद करने के लिए हमने लिखा था। अब देखिए क्या करना है, इसको लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू मालूम है
4.2, तो जहाँ n1 है वहाँ लिख देंगे 4.2 इंटू m1 अपॉन m2। m1 क्या है भाई, तो जहाँ जहाँ 1 लिखा है वो फर्स्ट यूनिट में वैल्यू है, और जहाँ जहाँ 2 लिखा है वो वैल्यू सेकेंड सिस्टम का है। जिस पद्धति में मान दिया गया है वो उसमें वो पहला सिस्टम है, इसलिए उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय जो भी होगा उसके साथ 1 लगा है, और जिस पद्धति में वैल्यू निकालनी है वो दूसरा सिस्टम है, इसलिए उसके द्रव्यमान, लंबाई और समय के साथ 2 लगा है। अब यहाँ है m1 मीन्स m फॉर मास और 1 मतलब पहले पद्धति में मास जिस पद्धति में दिया गया है। तो पहले पद्धति में मास क्या होगा, मास का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम को लिख देंगे यहाँ पर 1 kg। जिस पद्धति में निकालना है उसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो ग्राम, हमें नीचे लिख देना है 1 ग्राम। पावर ए, अब किलोग्राम या ग्राम का जो पावर होगा वो यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी। तो किलोग्राम और ग्राम का पावर कितना है 1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ L1 अपॉन L2 लिखा है, L फॉर लेंथ, तो पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 1 मीटर, अपॉन दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, नीचे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, और मीटर या सेंटीमीटर का जो पावर होगा वो पावर v की वैल्यू हो जाएगी। तो मीटर या सेंटीमीटर का पावर 2 है, इसलिए v की वैल्यू हो जाएगी 2। T1 अपॉन T2, T फॉर टाइम, टाइम दोनों पद्धतियों में सेकंड से ही मापा जाता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और इसका जो पावर है अपॉन में 2 पावर है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब क्या करना है हमें कि नीचे ऊपर वाले सिस्टम को MKS को CGS में हमें चेंज करना है, SI को CGS में चेंज करना है, मतलब ऊपर वाले यूनिट को नीचे वाले यूनिट में चेंज करना है। मतलब क्या होगा कि जो यूनिट नीचे दिख रहा है वही यूनिट हमें ऊपर भी दिखना चाहिए। मतलब ऊपर यहाँ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिखा है, नीचे ग्राम लिखा है। चूंकि ग्राम नीचे लिखा है इसलिए ऊपर भी किलोग्राम को हमको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। देन n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.2, तो 4.2 ही रहेगा। अब 1 kg को ग्राम में चेंज करना है, तो हम सभी जानते हैं कि 1 kg बराबर क्या होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम नीचे है, नीचे 1 ग्राम रहने देंगे, पावर 1 है तो पावर 1 लिख देंगे। यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये याद रखना है कि ऊपर वाले यूनिट को ही हमेशा नीचे वाले यूनिट में चेंज करना है, क्योंकि हमें MKS को यहाँ CGS में हम चेंज कर रहे हैं, और MKS में SI में लेंथ का यूनिट मीटर होता है। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मतलब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का पावर हो जाएगा 2, और यहाँ 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। ये सेकेंड कैंसिल होगा, सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसको लिख देंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पर लिख देंगे n2 इज इक्वल टू क्या बच गया 4.2, यहाँ लिखेंगे 4.2 इंटू यहाँ बच गया 1000 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1000, तो इंटू हो जाएगा 1000 इंटू यहाँ बच गया 100 अपॉन 1 मीन्स 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू ये तो कैंसिल होकर के 1 बच जाएगा, इंटू हो जाएगा 1। n2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4.2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 ही होगा, और इंटू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5, ये n2 की वैल्यू आ गई।
इक्वेशन नंबर क्या बन गया? थर्ड। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 जानते हैं। यहीं से हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 में N1U1 N2 और U2 सबकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। N1 इज इक्वल टू यहाँ लिखा है 4.2, N1 की जगह लिखेंगे 4.2। U1 क्या है भाई? तो U1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। तो हमारे सवाल में जूल लिखा था, इसलिए जूल लिख दें। इज इक्वल टू N2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 5, 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 5। और उसके बाद U2 यहाँ लिखा है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सीजीएस सिस्टम में कार्य का यूनिट होता है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 4.2 जूल वर्क डन इन सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 4.2 जूल इज इक्वल टू 4.2 अर्ग, बिकॉज 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां याद कर लेना है कि 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अर्ग होगा। तो इस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को अगर अर्ग में चेंज करें तो 10 टू दी पावर 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और बाकी 2 यूजेस और हैं। अभी हमने बताया था कि 4 वर्क के लिए, 4 कामों के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं। उसमें से 2 आज हम लोगों ने पढ़ लिया। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए पहला वो निकाल करके देख लिया, और दूसरा किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को मापन की एक विधि से दूसरी विधि में बदलने के लिए ये हमने एक ब्रह्मास्त्र वाले इक्वेशन का यूज करके और उसको भी निकाल करके देख लिया। इसी तरह से इसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को किसी भी मेजरमेंट के सिस्टम में इजीली चेंज कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप चले, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को बार बार देखें और अपने फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर करें। और आने वाले सारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके बाद आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।